हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार ऑप्टिक्स होपफुली चल पड़ी, इसके बाद अब ये दौड़ेगी। लास्ट टाइम बेटा 3 लेक्चर हमने लगा चुके हैं, और लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था अपना थर्ड वाला, उसमें हमने टॉपिक कवर अप किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने बोल रहा यार वहाँ से ये लगा लो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई, उनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक तो देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने आपको करवाए, प्रिज्म वाला, टीआईआर की एप्लीकेशंस या टीआईआर की कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस। फार्मूला आपको पता ही है कि ये साइन आई इज इक्वल टू 1/μ, या फिर बेटा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। असाइनमेंट आपको मिल चुकी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन टीआईआर के ट्राई करो। बाकी एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे भी अपने पास। ये करने के बाद बेटा फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पर। आज ही हम स्टार्ट कर देंगे टॉपिक। तो देखो एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, करवा देते हैं। देखना जरा, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है ना यार, इसको मैं एज ए न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, एज ए कंसेप्ट करवा दूंगा, फार्मूला डेवलप कर दूंगा, आंसर वांसर अपने आप निकालते रहना। कंसेप्ट वही है, मैं जर्नल करा दूंगा। जर्नल मतलब अगर कोई और भी इस टाइप का क्वेश्चन बनकर आ जाए आपसे, कवर अप हो जाएगा। तो कह रहा है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर। यार ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पहले की सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, इस वाले की। इसमें हमेशा क्या होगा, ऊपर पानी होगा और उसका एक बॉटम जो है उसकी बात की हुई होगी। जैसे अब यहां पे ये बात कर रहा है बेटा बॉटम ऑफ द टैंक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, कभी कभी आ जाता है बॉटम ऑफ द रिवर। रिवर में आ जाएगा मछली अंदर है जी, वो ऊपर देख रही है, कितना पोर्शन देख पाएगी। जैसे इसमें है कि यहाँ पे बॉटम पर क्या है, 80 सेंटीमीटर की डेप्थ पे एक बल्ब है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट विल एमर्ज, कि कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगी। अगर यहाँ पे मछली होती तो वो कितने एरिया को कवर अप कर पाएगी, या यहाँ पे बंदा होता तो वो कितना बाहर देख सकता है। अब इस पे बेस्ड जनरलाइजेशन में ही क्वेश्चन करवा देता हूं इसको। तो मान लो ये स्विमिंग पूल है, नदी है, जो मर्जी है, ये इसका बॉटम है, ठीक है जी। अब कंसेप्ट इसमें क्या है कि जब यहां से लाइट बाहर आएगी, अभी डायग्राम मत बनाना, फाइनल वाला बनाना, अभी वैसे ही समझा रहा हूं, फाइनल वाला बनाना भाई। जब यहां से बेटा लाइट आएगी, मान ले लाइट ऐसे गई, अभी डायग्राम ना बनाना मेरे भाई। तो यार ऊपर एयर है, ये तो एयर होगी ना, ये पानी है। अब डेंसर टू रेयर जा रही है, दैट मीन्स डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाना चाहिए। तो डेंसर टू रेयर के चक्कर में ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ गई, जा तो इधर रही थी, मुड़ गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है। अब आपको पता है अगर ये रे थोड़ी और दूर डाल दें तो ये एंगल बढ़ गया। अब जैसे इसको I1 अगर मान लूं, इसको I2 मान लूं, तो I2 जो है I1 से बढ़ गया, जा तो अभी भी डेंसर टू रेयर रही है। अब टीआईआर आपने पढ़ी हुई है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रखोगे, ठीक है, बाहर निकल गई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते 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 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे तो वापस आ जाएगी। अब मान लो ये वाला एंगल बढ़ते बढ़ते पूरा पूरा क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। भाई जब ये पूरा पूरा क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो यहां से ना इसने बाहर जाना है ना इसने अंदर आना है, यानी ये रे ऐसे एमर्ज होगी। इससे अगली वाली जो है, कोई भी इससे अगली वाली, ये बाहर ना निकलेगी भाई, ये वापस आ जाएगी। इस पॉइंट से पहले वाली सारी बाहर निकल जाएंगी। तो पॉइंट क्या है,
उसने पूछा ना कितने पोर्शन में से लाइट एमर्ज होगी, कितने एरिया में से लाइट एमर्ज होगी। तो कंसेप्ट ये भाई कि ये क्रिटिकल एंगल तक तो लाइट एमर्ज हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल से कम वाली जितनी भी रेज है ना, जो यहां पड़ेगी यहां पड़ेगी, ये सब बाहर निकल जाएंगी। क्रिटिकल एंगल वाली ग्रेज कर जाएगी, उससे आगे वाली ना बाहर निकलेंगी। ऐसा इस तरफ होगा। अगर ये मान लो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल वाली ऐसे ग्रेज कर जाएगी, उससे आगे वाली नीचे मुड़ जाएंगी, इससे पीछे वाली बाहर निकलेंगी। कहने का मतलब यहां से जो रेज आ रही है ना, हमने बोला था डायग्राम में भी बनाना, मत समझ लेना, इस पॉइंट से आगे वाली वापस, इस पॉइंट से आगे वाली वापस, यानी इस पोर्शन में जो रेज आ रही हैं ये निकलेंगी बाहर। तो ये जो अगर मछली है ना भाई, इसको बाहर इतनी दुनिया दिखाई देगी बस, बाकी ना दिखेगा। अगर यहां पे बल्ब होता तो इतने पोर्शन में लाइट आएगी, सर्कल बन जाएगा। कौन बन रहा है ना, टॉप पे देखोगे सर्कल बन जाएगा, इतने पोर्शन में लाइट आएगी, बाकी पोर्शन में नहीं आएगी। तो कंसेप्ट यही है कि जी इसमें हमने क्या करना होगा, ये जो सर्कल सा बन रहा है ना, इसका रेडियस फाइंड करना होगा। हो जाएगा। तो मैंने बोला था यार डायग्राम अभी बनाना नहीं, ओवरऑल बनाएंगे, क्योंकि ये तो समझाने के लिए फिर साथ ज्यादा रेज बना दी ना हमने। तो ओवरऑल हमने डायग्राम कैसे बनाया, ये वही स्विमिंग पूल है या वही नदियां है या वही टंकी है, ठीक है जी, और ये उसका बॉटम है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से इस जगह लगा रखा था बल्ब, ठीक है जी। ये जो भी डेप्थ है उसको h मान लेते हैं। कहानी तुम्हें क्लियर है कि जो रे पूरे पूरे क्रिटिकल एंगल पे पड़ेगी आईसी पर, वो ग्रेज कर जाएगी, उससे अगली बाहर नहीं निकलेगी, इससे पीछे पीछे वाली बाहर निकल रही है। ऐसे ही इस तरफ होगा, जो पूरे पूरे क्रिटिकल एंगल पे पड़ जाएगी वो ग्रेज कर जाएगी, ये आईसी हो जाएगा। अब हमें इसका आर निकालना है। आर निकल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि आर ही तो चाहिए। गिवन में बेटा क्या होगा, गिवन में हमें इस क्वेश्चन में या म्यू होगा या क्रिटिकल एंगल होगा। डेप्थ तो चलो है ही है, कैलकुलेट क्या करना होगा, आर हमें कैलकुलेट करना होगा कि भाई कितने रेडियस में आ रही है, उससे एरिया भी निकल जाएगा। उसने एरिया मांग रखा है हमारे वाले ने, क्वेश्चन ने, पाई आर स्क्वायर से, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये आईसी है, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये जो है बेस हो जाएगा। एंगल के साथ वाला बेस होता है भाई, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या हो जाएगी, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने दो चीजें लगा सकते हैं, या तो यार साइन आईसी लगा दो, या फिर टेन आईसी भी लगा सकते हो। अगर टेन आईसी लगा सकते हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस लग जाएगा, आर बाय एच लग जाएगा, ले आर बाय एच लग जाएगा, ठीक है जी। अगर क्रिटिकल एंगल पता हो, एच पता हो, तो निकल ही जाएगा। अच्छा, कई बार म्यू दिया होता है, अब म्यू से पहले आईसी निकालना पड़ेगा ना। कई बार म्यू दिया होगा तो हमारे पास फार्मूला है 1 बाय साइन आईसी इक्वल टू म्यू, या साइन आईसी इक्वल टू 1 बाय म्यू। अब यहां से अगर मैं देखूं तो साइन आईसी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये
परपेंडिकुलर बाय बेस था बेटा, आर बाय एच बन गया, ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आर है और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। ऐसे भी चला सकते हैं क्वेश्चन को, साइन आई सी वैसे 1 बाय म्यू के इक्वल होता है आर डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार, इसको इधर आने दो, स्क्वायरिंग करके इसको इधर ले आओ यार, स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, ये इधर चले गया, म्यू आर स्क्वायर हो गया, यहां से ये इधर जाके बेटा म्यू आर स्क्वायर, म्यू और आर इकट्ठे कर लो यार, इसको इधर रहने दो एच स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा म्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। बोथ साइड जब स्क्वायरिंग की थी भाई म्यू पे भी स्क्वायर लगा था ना, म्यू पे स्क्वायर लगा तो ये म्यू स्क्वायर होगा, आर पे भी लगा था आर स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो गया था तो ये म्यू स्क्वायर है भाई, म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी आर इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट भी निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली भी आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो चाहे आप अगर आईसी डायरेक्ट दिया हुआ है तो यार यहां से निकाल लो, आर निकालना एच दिया होता है आमतौर पर, अगर म्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रख सकते हो एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहां से भी ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा। क्या रिजल्ट निकला यार इसका कि r इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। यार ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ गया ना तो डायरेक्ट यूज करना ना, अगर तो सब्जेक्टिव में आता है, मान लो बोर्ड एग्जाम में आता है तो ठीक है, डायग्राम वायग्राम बना के सब कुछ करके बताएंगे हम, लेकिन अगर आ जाता है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, हमें तो ऑप्शन दी होंगी, फार्मूला डायरेक्ट याद रखो कि स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ, तो डेप्थ दे रखी है, यानी आपको क्या गिवन है एच गिवन है, व्हाट इज द एरिया, बेटा एरिया निकालना है, कहां से निकाल लेना पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, उसके लिए आर चाहिए, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट ऑफ द बल्ब कैन एमर्ज, एक क्या एच वो गिवन दे रखा है, ऊपर से म्यू है, म्यू भी आपको गिवन ही है, तो यार अब इसके बाद तो आपका अपना काम है ना, वैल्यू पुट करो 1 से निकालो, मैंने आपको जनरल फार्मूला दे दिया एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसको याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट अ फिश लुक इन ऑर्डर टू सी द सेटिंग सन, भैया सूरज छुप रहा है, सूरज छुप रहा है, इसको मिटा देते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज छुप रहा है, अब छुपता हुआ सूरज मछली को कहां नजर आएगा, मछली पानी के अंदर है, मछली जल की रानी है तो पानी में मिलेगी, जल में, कह रहा है इसको सूर्य कहां दिखाई देगा, यहीं पे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये हमने इसकी बना दी फोटो, मान लेते हैं यहां कहीं है सूरज, ठीक है, डूब रहा है, बस हॉरिजन पे आ गया है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। अब उससे रेज तो आ ही रही होंगी, ऊपर जा रही होंगी, ऊपर वाली भी जा रही होंगी, नीचे को भी कुछ जा रही होंगी, यार कुछ रेज ऐसे बिल्कुल सीधा भी जा रही होंगी ग्रेज करते हुए। अब आपने पढ़ा है कि यार नीचे से आती हुई रे अगर ग्रेज कर सकती है क्रिटिकल एंगल पर, तो ग्रेज करती हुई फिर नीचे भी
जा सकती है भाई, प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी है कि जहां से रे आ रही है वहां पे वापस जा भी सकती है। तो हम कहते होते हैं कि जी अगर रे को पूरे क्रिटिकल एंगल पे डालोगे तो वो ग्रेज कर जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, इट विल जस्ट ग्रेज। तो उल्टा लगाओ, ग्रेज करती हुई रे बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पर रेयर टू डेंसर एंटर करेगी। अगर यार डेंसर टू रेयर आते हुए क्रिटिकल एंगल पे पड़ने वाली रे ग्रेज कर जाती है, सरफेस के पैरेलल निकल लेती है, तो सरफेस के पैरेलल आने वाली रे वापस उसी एंगल पर मुड़ेगी ही मुड़ेगी। तो अगर हमारी मछली यहां पर है, सूर्य देवता डूब रहे हैं, वहां से कुछ रेस तो ग्रेज करती हुई भी निकलेंगी, जो ग्रेज करती हुई निकलेंगी वो मछली तक पहुंचेंगी। अगर मछली बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पर है, अब ग्रेज करती हुई रेस तो क्रिटिकल एंगल पे मुड़ेंगी ना, तो पहुंच जाएंगी वहां पर। तो ये ग्रेज करती हुई रे यहां तक पहुंच गई, और अब क्योंकि रे ऐसे आ रही है, मछली को तो लगेगा कि सूरज यहां पर है, तो यही उसने सवाल में पूछा है कि मछली को कहां नजर आएगा सूरज। तो इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट अ फिश लुक इन ऑर्डर टू सी द सेटिंग सन। कह रहा सेटिंग सन को देखने के लिए फिश को किस डायरेक्शन में देखना चाहिए। अब फिश को कौन सी डायरेक्शन में देखना चाहिए भाई, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना चाहिए। अब ऐसे सूर्य को यहां कहीं होगा, ऐसे नहीं मिलने वाला उसको, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिटिकल एंगल पे देखेगी तो सूर्य दिखाई दे जाएगा। दैट मीन्स कुछ नहीं, आपको ये एंगल ढूंढना है। अब ये एंगल किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। साइन आई सी इक्वल टू 1/μ लगेगा, म्यू की वैल्यू पुट होगी, उसके बाद टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी। टेबल देखोगे तब जाके कुछ आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो इस तरह के यार क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको खूब लंबी चौड़ी असाइनमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से करते रहो, डाउट्स हम बताते रहेंगे। हाँ, स्टार्टिंग देने के लिए चलो 1-2 क्वेश्चन हमने यहां पर करा दिए, लेकिन इन 1-2 क्वेश्चन से बात बननी नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन और है अपने पास, वो देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से वो जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स है ना, उस पे बेस्ड है सारे TIR वाले, ये भी TIR वाले थे, ये ऑप्टिकल फाइबर टाइप की सिचुएशन से बेस्ड है। कह रहा लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा ऑन वन प्लेनर एंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल रॉड। ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल रॉड है जी। तीसरे का सॉल्यूशन देखो। अब सिलेंड्रिकल रॉड मतलब या ट्रांसपेरेंट भी है, सिलेंड्रिकल भी है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स ही ऐसी होती हैं। अब इसने रॉड शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं बोलना चाहिए, वो तो बहुत पतली पतली होती हैं, लेकिन कंसेप्ट मेरे ख्याल से वही है। ट्रांसपेरेंट है मतलब जिसमें से लाइट पास हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी है, प्लेनर सरफेस इसके 2 हैं, फिर एक ये वाला और एक ये वाला, शेड नहीं करते वहां पे, एंगल वेंगल हमने बनाने हैं। तो लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा, अल्फा की बजाय इसको, अब उसने अल्फा बोल रखा है, मैं आई बोल रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से नोट कर देते हैं ना, उसको चेंज करके मैंने आई कर दिया, आई कर देते हैं। एग्जाम में अल्फा दिया होगा तो अल्फा लिखना भैया, बीटा दिया होगा तो बीटा लिख लेना, यहाँ आई बढ़िया रहेगा, इसलिए मैंने आई कर दिया। लाइट इज एट वन प्लेनर एंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, एक इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चलो दे रखा है, म्यू दे रखा है, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट लाइट डज नॉट एमर्ज। कह रहा है म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी रखें, म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी रखें कि लाइट बाहर ना निकल पाए। बाहर ना निकल पाए मतलब, बाहर ना निकल पाए मतलब कि उसकी TIR हो जाए मेरे भाई। बाहर ना निकल पाए मतलब उसकी क्या हो जाए, TIR हो जाए। अब देखो जी, इस प्लेनर सरफेस पे कह रहा है ये लाइट कुछ ऐसे पड़ी, ये नॉर्मल है,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको उसने अल्फा बोल रखा था, मैंने आई कर दिया। कह रहा है ये एंगल कितना हो, नहीं म्यू की वैल्यू कितनी हो कि ये बाहर ना निकले, इररिस्पेक्टिव ऑफ आई। आई के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, आई कह रहा है जो मर्जी रख ले, म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि ये बाहर ना निकले। तो उसके लिए आप बनाओ डायग्राम। बेटा फर्स्ट टाइम तो ये रेयर टू डेंसर एंटर करिए, पहली बार तो रेयर टू डेंसर एंटर करिए, जाना था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये मुड़ गई रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नीली वाली नॉर्मल है, जा रही थी सीधा, देखो ये इंसिडेंट रे है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। अब जब बेटा जी जब यहां पे ये पड़ेगी तो क्या होगा, ये डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश करेगी, यानी इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, वापस मुड़ जाएगी। तो कहानी क्या है कि म्यू की वैल्यू क्या हो कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो, हमेशा ज्यादा ही हो। ये एंगल कम से कम कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए लेकिन कम से कम आईसी के इक्वल होना चाहिए। अब स्थिति को देखना, स्थिति को देखना, अगर ये आई है, ये वाला एंगल, ये नॉर्मल है, ठीक है जी। अगर बेटा जी ये आई है, इसमें से आर चेक करो कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल है नीली वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चेक करना, दिख ही रहा होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इस जगह पर जो रिफ्रैक्शन हुई है उसमें ये जो रे जा रही है, ये बेटा जी रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये नीचे वाली नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। फिर से बनाता हूं, ध्यान से देखना, ये रे जा रही थी, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना था इसने सीधा, ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली जो है ये मैंने बनाई रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच में ये वाला जो एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर ये आर है, ये आई है, तो ये वाला बेटा सारा एंगल दिस इज 90 माइनस आर, चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, अगर ये आर है बेटा तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस आर। उसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी, खैर डायग्राम बनाएंगे, ऊपर वाले डायग्राम से बनाएंगे उसको। तो सिचुएशन तुम्हारे सामने है जी, ये डायग्राम है, कंडीशन ये है कि ये जो कितने एंगल पे म्यू की वैल्यू क्या हो कि ये क्रिटिकल एंगल पे तो कम से कम पड़ ही जाए। अब बेटा अगर मैं इस जगह पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए मान ले, ये पॉइंट बी मान ले, एट ए, तो मुझे सिंपल रिफ्रैक्शन लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि रेयर टू डेंसर गई है। तो मैं लिखूंगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू लिखूंगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब अगली बार कि फॉर आवर कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है कि बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अपनी कंडीशन के लिए जो ये वाला एंगल है, दिस वन, ये एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये जो एंगल है आईसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा। मैंने आईसी लिख दिया था उस वक्त, जो समझा रहा था उसके हिसाब से था। ये जो एंगल है ना, आई डैश लगा ले, ये क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो अपनी कंडीशन मैच हो जाएगी भाई।
जिस एंगल पे पड़ी है अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो बाहर ना निकल पाएगी। अब थोड़ा और ध्यान से सुनना, ये आर है, ये 90 है, तो अपना जो आई डैश है, आई डैश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो आई डैश है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब आई डैश की जगह में 90 माइनस आर ग्रेटर देन आई सी लिख सकता हूं, चेक कर लो। राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल जिसको मैंने आई डैश बोला है, आई डैश ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, उसकी जगह 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन आई सी। अब इसमें मैंने क्या किया, साइन लगा दिया यार दोनों तरफ, ये बन गया साइन 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा लो साइन ऑफ आई सी। ठीक है, कर सकते हैं भाई। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू। अब 1 बाय म्यू कहां से आ गया, साइन आई सी किसके इक्वल होता है, 1 बाय म्यू के इक्वल होता है। ओके, अब यहां सर हमने इसको कॉस आर को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख देना, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू। देखते चले जाओ जी, कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर लिख दिया भाई इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू। इसका यूज करेंगे यार, इसका यूज करते हैं, इसको अगले आगे बढ़ाते हैं स्टेप को, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी यार। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू। यहां से 1 माइनस, अब साइन आर ऊपर से निकाल लो यार, क्योंकि आर जो है ना वो कहीं गिवन विवन में नहीं है। आई फिर भी चलो गिवन में था, उसने बोला था ना एज शोन इन फिगर, फिगर में इसको मैंने क्या मान लिया, आई गिवन में था मेरे भाई। तो आर कहीं गिवन में नहीं है, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, निकाल ले यार। साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू। तो पुट कर दे साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू स्क्वायर बनना था मेरे ख्याल से, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था, रूट था ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इक्वल टू 1 बाय म्यू था। अगले स्टेप में मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कर दिया। तो इसको भी यार करना था, छोड़ना क्यों था, इसको इधर भेज दे, ये बन जाएगा 1 माइनस, ये उधर जाके प्लस कर देते हैं, 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर गया प्लस हो गया 1 बाय म्यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। ठीक है जी, 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या हो गया, म्यू स्क्वायर एलसीएम लेके इधर भेज दिया मैंने, ये क्या आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर आई आ गया। चेक कर लो जी, दोनों के नीचे ये म्यू स्क्वायर, यार एलसीएम म्यू स्क्वायर इधर चले गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर आई आ गया। अब एक पॉइंट लगा रहा हूं कि यार साइन की वैल्यू, ये जो आई है जो मर्जी रख ले, 1 से ऊपर तो नहीं ना जा सकती, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ऊपर तो नहीं ना कर सकते तुम, हद हो जाएगी 90 कर दोगे तो हद हो जाएगी, तो साइन आई की वैल्यू 1 आ जाएगी भैया। जब हद वैल्यू साइन आई की 1 है तो साइन स्क्वायर आई की भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। मतलब म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी हद वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए ना, म्यू कम से कम कितना हो। अब ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये 1 डाल दिया, 1 प्लस 1 हो गया, यहां से म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। कहने का मतलब कि जो म्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ऊपर तो
जा नहीं सकती। अब इसको आगे लिख लो कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो यहां पर पॉइंट ये है कि जो म्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2, यानी म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.414। दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, कि इससे ज्यादा ही होनी चाहिए अगर आपको इसको यहां से मोड़ना है तो। ठीक है, तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमने देखा कि म्यू की वैल्यू अगर आपने मोड़ना ही मोड़ना है इररिस्पेक्टिव ऑफ आई के इररिस्पेक्टिव आपने TIR करवानी ही करवानी है, तो जो म्यू की वैल्यू है ना इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.414। तो इसको भी नोट कर लो भाई। अब इसके बाद न्यूमेरिकल वाला काम अभी फिलहाल यहां पर तो मैं बंद ही कर रहा हूं, 2-3 मैंने स्टार्टिंग के लिए बोला, लेकिन आपकी स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है। तो न्यूमेरिकल आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें जमकर करो, हम लाइव क्लास में कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का मजा जो है वो लाइव में ही आता है, साथ के साथ आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हुए अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। सीधा के सीधा हेडिंग डाल लेना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। हाँ जी बेटा यार, तो अगली हेडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। थोड़ी सी यार अपनी ना ये लगा लो भाई, स्टेज चेंज हो गई। पहले जो अपनी स्टेज चल रही थी इंट्रोडक्टरी में ही अपना क्या आ गया, बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पर बेस्ड बढ़िया से क्वेश्चन आपको आएंगे। न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर रहे हो और कर लेना, डाउट्स हम करा ही रहे हैं। अब बेटा हमने बोला स्टेज चेंज कर दी। स्टेज चेंज मतलब अब कुछ डिफरेंट टाइप की सिचुएशन, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स आने स्टार्ट होंगे। अभी तक जब हम पढ़ रहे थे ना रिफ्रैक्शन में, हमने जितने भी केसेस किए हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस किए यार। जितने भी हमने एग्जांपल लिए कि यार ये जो मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेरर है, रेरर टू डेंसर आई या डेंसर टू रेरर आई, तो हमारा जो सरफेस होता था ना यार, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है, ये डेंसर वाला है, वो प्लेन ले रहे थे हम, रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। चाहे ग्लास स्लैब का केस हो वो भी प्लेन, चाहे कंपाउंड स्लैब, चाहे वो सरफेस ऑफ वाटर, टंकी वाला, स्विमिंग पूल वाला, जितनी भी बातें की जहां पे भी रिफ्रैक्शन हुई सरफेस वाज प्लेन। लेकिन यार आगे चलकर हमने लेंस पढ़ने। अब जो लेंस है ना उनका जो सरफेस है प्लेन नहीं होता, वो कर्व्ड होता है, बेसिकली वो स्फेरिकल होता है। अगर उस कर्व को कंप्लीट करोगे तो स्फेयर बनेगा। स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो भी, जैसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, पढ़ा है आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत। तो अगली बात, हमें लेंस तक पहुंचने से पहले थोड़ा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लंबा खींचेगा टॉपिक, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। देखते हैं अब कितना लंबा खिंचता है, क्योंकि बेसिक बात तो अब जितनी बतानी है वो बतानी पड़ेगी आपको। कुछ इंट्रोडक्शन के बाद 5 रे डायग्राम लेकर आऊंगा बेटा मैं। वो 5 रे डायग्राम आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो पांचों के पांचों रे डायग्राम आप बना लेते हो बिना देखे तो समझ लो आपका काम चल जाएगा। अगर आप वो रे डायग्राम्स नहीं बना पा रहे तो मतलब गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स से लेकर जो डेरिवेशन आर्टिकल्स जो भी आएगा वो उन 5 डायग्राम्स पर ही बेस्ड होगा। डायग्राम तो कई तरह के बनते हैं, 8-10 तरह के बन जाएंगे, लेकिन हम उनको 5 बेसिक टाइप्स में बांट दूंगा। वो 5 बनाने आ गए तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वो 5 डायग्राम तक भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। पहले हम चेक करें कि स्फेरिकल सरफेसेस ये कैसे हैं, इनका रे डायग्राम बनाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हेडिंग अपनी क्या है यार, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कैसे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ओके, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस।
यार बता ही दिया मैंने, सरफेस प्लेन नहीं होगा, कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अच्छा, ये दो तरह के लेंगे फिर हम, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया, बस हम एक बार लाइट जहां से एंटर कर रही है ना उसको स्फेरिकल बनाएंगे, आगे निकलते वक्त तब आगे क्या है क्या नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेंगे, पहली रिफ्रैक्शन देखनी है हमने बस। अब बेटा जी ये जिस भी मीडियम का बना हुआ है, जिस भी मीडियम का बना हुआ है उसको मैं अब एयर के कंपैरिजन में तो क्या मानूंगा, डेंसर ही मानूंगा। ठीक है जी, तो ये डेंसर वाला पार्ट है, ये बाहर एयर है, ये एयर हो गई। ठीक है, ये बाउंड्री है यार, एयर और इस मीडियम की बाउंड्री है। अगर यार एयर वाली साइड पर यानी बाहर वाली साइड पर कन्वेक्स है तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस माना जाएगा। एयर वाली साइड पे जो बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इस साइड पे कन्वेक्स है तो कन्वेक्स माना जाएगा। जैसे कन्वेक्स है ना, बाहर को यार अंदर को कनकेव होता है, बाहर को कन्वेक्स होता है, तो ये हो गया तुम्हारा यार कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कैसा है ये, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ध्यान देने वाली बात है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है ये। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं यार तो भी ये कन्वेक्स ही रहेगा ना, अभी भी ये कन्वेक्स ही है। ये जो भी मटेरियल है बेसिकली ग्लास का मान लो बना हुआ है, ये डेंसर वाला पार्ट माना जाएगा, बाहर एयर है वो रेयरर वाला पार्ट माना जाएगा, ये रेयरर है, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, कन्वेक्स। अगर स्थिति कुछ ऐसी हो जाए फिर वही बात, ये वही अपना डेंसर वाला पार्ट है, अगर ऐसा हो जाए कुछ तो ये क्या हो गया, कनकेव हो गया बेटा। एयर यानी जो बाहर वाली साइड है रेयरर वाली, उसकी और इसकी बाउंड्री जो है जो टच कर रही है वो कनकेव है, ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस है। यार अगर ऐसे रख दोगे अब तो भी ये कन्वेक्स थोड़ी हो जाएगा, कैसा रहेगा ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो पहले तो समझो ये कन्वेक्स और कनकेव होते कैसे हैं, ये सिचुएशन है, ये दोनों कैसे हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, वो कैसे कनकेव है। अगर ऐसे सीधा कर दो तो प्लेन स्फेरिकल सरफेस, सॉरी प्लेन सरफेस। ठीक है, जो हम पहले पढ़ रहे थे प्लेन पढ़ रहे थे, प्लेन के साथ स्फेरिकल कैसे आएगा, वो प्लेन कहलाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्फेरिकल है। अगली बात, अब हमने मान लो इनके थ्रू रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है तो डायग्राम वायग्राम तो बनाने पड़ेंगे ना। अगर हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है तो डायग्राम वगैरह बनाने पड़ेंगे, कैसे रे आ रही है, कैसे रे जा रही है, चेक करना पड़ेगा। कर लेते हैं। अब तुमने लिख लिया था तो बढ़िया बात है, लिखा रहने दो, मैं तो उन्हीं से कुछ आगे की बात करूंगा। ओके जी, तो स्थिति ये कि ये डेंसर वाला पार्ट है, इसका नाम मैं हमेशा म्यू2 रखूंगा। देख बोल रखा है मैंने कि रेयर वाले को मैं 1 मानता हूं, डेंसर वाले को 2 मानता हूं, बाकी न्यूमेरिकल में जो मर्जी माने भाई, न्यूमेरिकल वाले की मर्जी है, क्वेश्चन वाले की मर्जी है जब आएगा तो। अब उसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा तुम्हें। वैसे मैं रेयर वाले को μ1 ही लेता हूं, ये बाहर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जिसका एक खुद बना हुआ है उसका μ2 है, बाहर वाले का μ1 है। ओके, ये स्थिति आ गई। और जो μ2 है वो ग्रेटर देन μ1 है,
यानी इससे पता लग जाता है डेंसर कौन है, सेकंड वाला डेंसर है, μ2 ग्रेटर देन μ1 है। यहां पर भी μ2 ग्रेटर देन μ1 है। थोड़ी सी बातों को ध्यान देना, बड़ा बेसिक लेक्चर है भाई, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का बहुत ज्यादा वाला बेसिक वाला लेक्चर है। इसी पे आगे की सारी स्टोरी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस वाली डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो चीजें सिखाई जा रही हैं उनको सीखना पड़ेगा। एक बार सीख लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 5 रे डायग्राम मैंने बनाने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कैसे बनाने हैं वो सिखा दें। तो यार कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उसका एक पोल होगा, पोल होगा, पोल होगा, पोल होगा। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल तो फिर होता ही है ना, ये पोल है भाई, इसका सेंटर सा जो पोर्शन है उसको पोल कहते हैं। ओके, इसको अपर्चर कहते हैं। जितने पोर्शन पे लाइट पड़ेगी, यानी जितना पोर्शन लाइट रिफ्रैक्ट करवाने के लिए अवेलेबल है वो उसका अपर्चर हो गया। जितना अपर्चर ज्यादा होगा उतना ही लेंस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बड़ा होगा, ये उसका भैया अपर्चर हो गया, जहां से लाइट जा सकती है। ये अपर्चर है, कितना इसका साइज है यहां से लेके यहां तक मान लो। ओके जी, एक पोल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पक्का होगा इसका। यार ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब अगर तू इसको कंप्लीट करेगा तो स्फेयर बनेगा, अगर तू इस कर्व को कंप्लीट करेगा तो स्फेयर बन जाएगा, इसको कंप्लीट करेगा तो स्फेयर बनेगा, स्फेयर बनेगा। दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो स्फेरिकल है, अगर यार स्फेयर बनेगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। यहां कहीं सेंटर आ जाएगा, यहां पर कहीं पर इसका सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। अब यार इस सेंटर को कहेंगे इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे जी इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक पोल आ गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, दो बातें आ गई, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा उसका एक पोल होगा और एक उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी जरूरत पड़ेगी, और पी और सी यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन निकल जाएगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन निकल जाएगी दैट विल बी टर्म्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हुई जी तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यार कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, देखो दो तरह के हो गए, कन्वेक्स हो गया, कनकेव हो गया, फिर उनका पोल हो गया, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और पी और सी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, अब अगली बात, इनका यूज करते हुए रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। सिंपल बात है, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेरर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस इस बात का ख्याल रखना है। यह पता होना चाहिए कि लाइट रेरर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेरर। इंसिडेंट रे का ध्यान होना चाहिए, नॉर्मल पता होनी चाहिए। अगर भाई इंसिडेंट रे मिल गई, नॉर्मल तुझे पता है कहां है, और रेरर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ देनी है, बात खत्म। अगर डेंसर टू रेरर जा रही है, इंसिडेंट रे तेरे पास है, नॉर्मल तुझे पता है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मोड़ दे, क्या चक्कर है?
तो आसानी से रे डायग्राम बन जाएंगे। अच्छा, रे डायग्राम बनाते वक्त दो बातें मान के चलेंगे हम। पहली बात, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आप मिरर के केस में, लेंस के केस में 10th क्लास में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते थे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे इसकी इमेज बनी, उल्टी बनी, सीधी बनी, रियल बनी, वर्चुअल बनी। लेकिन यहां पे हम ऑब्जेक्ट को कैसा मान के चलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहली बात, दो बातें मैंने बोला नोट करके चलनी पड़ेंगी, अपने साइड पे नोट कर लेना। पूरी डिस्कशन के दौरान स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को मानना है पॉइंट ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर उधर नहीं रखना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है उसको। तो ऑब्जेक्ट विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एक लो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल कहां है वो लोकेट करनी है। इंसिडेंट रे दे रखी होगी, ऑब्जेक्ट से चलानी है इंसिडेंट रे, अपने आप ही बनता चल जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक पॉइंट दे रहा हूं, हमेशा काम आएगा। ये मान लो स्फेयर है, स्फेयर स्फेयर गोला, ठीक है जी। ये स्फेयर है जी अपने पास। यार स्फेयर के सेंटर से, स्फेयर के सेंटर से उसके सरफेस पे कोई भी लाइन खींचो तो उसके सरफेस को 90 डिग्री पे काटते हुए जाएगी। यार कोई भी, ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर है, यहां से लाइन मारनी नहीं है, मैंने बोला खींचनी है। तो सेंटर से सरफेस की ओर मैंने एक लाइन खींची, यार उसके सरफेस को 90 डिग्री पे काटेगी। यार 90 पे ही काटेगी, 90 पे ही काटेगी। और जो 90 पे काटती है उसके सरफेस को, उसको फिर हम नॉर्मल कहते हैं। अगर परपेंडिकुलरली नॉर्मल होती क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के 90 डिग्री। यानी इन पूरी सिचुएशंस में अगर मुझे नॉर्मल चाहिए किसी भी पॉइंट को, तो उस पॉइंट को सी से मिला दे। सी से जैसे ही मिलाएगा तो वो सी से आती हुई रेखा हो जाएगी। अब सी से आती हुई रेखा स्फेयर के सरफेस पर 90 डिग्री पर ही आती है। तो नॉर्मल की कोई दिक्कत नहीं है, ये स्फेयर है बेसिकली। अगर मुझे इस जगह पे नॉर्मल चाहिए तो इसको सी से ज्वाइन कर दूंगा। यार सी से आती हुई रेखा 90 डिग्री पर ही आती है। अगर मुझे इस जगह पर नॉर्मल चाहिए, यार इसको सी से ज्वाइन कर दूंगा, नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि सी से आने वाली रेखा 90 डिग्री पर ही आती है। यहां नॉर्मल चाहिए तो क्या करूं? सी से ज्वाइन कर दूंगा। यहां पर नॉर्मल चाहिए तो क्या करूंगा? सी से ज्वाइन कर दूंगा। रट ले भाई, अगर नॉर्मल चाहिए तो क्या करूंगा? उस पॉइंट को जहां पे नॉर्मल चाहिए सी से ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि सी से आने वाली रेखा 90 डिग्री पर ही आएगी, नॉर्मल ही होगी। तो भैया रिफ्रैक्शन स्टडी करते वक्त रेयर टू डेंस और डेंस टू रेयर नॉर्मल की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अब नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मल बनाने में कोई दिक्कत वाली बात मैंने बोला है नहीं है। कैसे ढूंढनी है नॉर्मल? उस पॉइंट को जहां पे नॉर्मल चाहिए उसको कहां से ज्वाइन करना है? सी से ज्वाइन कर देना है। तो भाई अब क्या करते हैं? बना देते हैं फिर डायग्राम। हमने बोला एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, एक एक करके सब में चेक करना जरा। मैंने बोला ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ये रफ डायग्राम है। अभी जो मैंने बोला ना 5 डायग्राम बनाने हैं, अभी वो नहीं बनाने शुरू किए मैंने। एक बार रफली सिखा दूं, उसके बाद वो 5 रे डायग्राम है, ऊपर लिख करके ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है उसके हिसाब से, केस के हिसाब से बनाएंगे। रफली देखना बेटा। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, उसको कहां रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है। रख दिया, मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। भैया किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए होती हैं, एटलीस्ट 2 रेज।
वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलती है वहां इमेज बन जाती है। कम से कम दो तो चाहिए। अच्छा, अगर एक्चुअली मिल गई तो रियल इमेज बनती है। अगर मिली नहीं, डाइवर्ज हो रही थी, हमने पीछे जाकर उसको एक्सटेंड कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई अपीयर हुई, तो वहां वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अगर एक्चुअली मिल गई तो रियल इमेज बोलेंगे। हां, कम से कम दो रेस तो चाहिए ही होंगी इमेज बनाने के लिए, और दोनों रेस की नॉलेज भी होनी चाहिए कि भैया जाएंगी किधर को। तो बनाते हैं। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है भैया, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनानी है, कम से कम दो रेस चाहिए होंगी। एक तो निकाल ले सीधा, ये जो सीधा गई, अब देख ये सी से आ रही है ना, तो सी से आती हुई रेखा 90 डिग्री पर ही पड़ती है, नॉर्मल हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नॉर्मल होती है ये। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये लाइन तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग चले गई। अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंस में रे सीधा निकल जाती है, तो ये जो रेज है ये तो निकल गई भाई सीधा। दूसरी रे इस जगह पे डाल देता हूं, ये मैंने यहां पे डाली। यार मैंने बोला इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइंस तो चाहिए। एक लाइन निकली सीधा सीधा सीधा, दूसरी इस जगह पे डाल दी। इस जगह पे ये रेयर टू डेंसर घुसेगी। अब रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है उसको, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल तो तब मोड़ूंगा ना जब मुझे नॉर्मल पता होगी। तो मुझे इस जगह पर नॉर्मल की जरूरत पड़ गई, लेकिन मुझे याद आ गया कि इस जगह पर अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो क्या करूंगा, मैं इसको सी से ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि सी से आती हुई कौन रेखा 90 डिग्री पर ही आएगी, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल है मेरे भाई, सिंपल। इस जगह पर नॉर्मल चाहिए थी, सी से ज्वाइन कर दे, ये नॉर्मल है। जाना था इसने सीधा, रेयर टू डेंसर घुसते हुए मुड़ गई किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मुड़ गई नीचे टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको मैंने आगे भेजा, एक इधर से आ रही थी, एक ऊपर से मुड़कर आ गई, यहां मिल गई, बन गई इमेज। कैसी इमेज? रियल इमेज। एक्चुअली मिल गई ना। स्केल से बनाओगे तो रेखा बढ़िया लगेगी, हमारी रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो ये इमेज है भाई। ओके, कैसी इमेज है? रियल इमेज है। खुद अपने हाथों से भाई बनाने पड़ेंगे ये, वरना आने वाले नहीं है। ओके, इस केस में देख, इस केस में क्या करता हूं, उल्टा करता हूं मैं। ऑब्जेक्ट को मैंने डेंसर वाले पार्ट में रख दिया। अब ऐसे पड़ा हुआ था, रख दिया, उधर भी रख सकता था, ऐसे भी बन जाती। अगर उधर से रखता ऐसे बन जाती तो यही वाला केस बन जाता। हमने केस चेंज कर दिया, जो जो डायग्राम बन रखे हैं उसके बना देते डायग्राम। भाई यहां पे रखूंगा, इमेज बनानी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कितनी रेस चाहिए? दो चाहिए। एक तो नॉर्मली जाएगी सीधा, पी से निकाल, वो वैसी नॉर्मली है, ये सीधा निकल जाएगी। दूसरी रेस सरफेस के ऊपर कहीं पर भी डाल दे, ये मैंने डाल दी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाली, तो मैं चेक करूंगा डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश है रे की। अब डेंसर टू रेयर इसको किधर मुड़ना है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। भैया उसके लिए मुझे चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पॉइंट को कहां से मिलाने जा रहा हूं? सी से मिलाने जा रहा हूं, क्योंकि सी से आती हुई आगे अपने आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लो। तो ये बन गई, सी से ज्वाइन करने पर नॉर्मल बन गई, नॉर्मल। ये बन गई नॉर्मल। तो डेंसर टू रेयर जाना था सीधा, किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई ये जा रही थी इधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ज्यादा मोड़ देगा तो नीचे ही जाके यहां कहीं मिल जाएगी। ये इधर से आ रही थी, ये उधर से आ रही है, क्या बन गई? इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई? फिर से रियल बन गई, रियल इमेज मिल गई ना।
अब उधर देख ले, ये मान ले मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, पीछे भी रख सकता हूं भाई, वहां से भी बन जाएगी, बहुत केस बनते, बनेगी इमेज। यहां पे मैंने रखा, एक रे सीधा डाली पोल पर, ये सीधा निकल जाती है, दूसरी रे यहां कहीं डाल दी सरफेस के ऊपर, तो इस जगह पर ये रेयर टू डेंसर गई, रेयर टू डेंसर गई, तो इसको टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है। टुवार्ड्स द नॉर्मल के लिए नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल के लिए इसको सी से ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि सी से आती हुई रेखा हमेशा स्फेयर को या स्फेरिकल सरफेस को 90 डिग्री पे क्रॉस करती है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल ही हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, ये रेयर टू डेंसर जा रही है, जा रही थी इधर, ठीक है जी। किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ले मोड़ देते हैं, ये मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखना जरा, इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाली मैंने, एक तो गई सीधा सीधा सीधा, दूसरी उधर जा रही है, तो ये तो मिलने वाली नहीं है, ये तो जुदा हो रही है, दूर दूर जा रही है, एक इधर एक इधर। तो क्या करना पड़ता होता है? पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। भैया इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, पीछे एक्सटेंड कर दो, पीछे एक्सटेंड कर दो, यहां कहीं पर आकर मिलेंगी, यानी कि इसकी इमेज यहां बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी? ये वर्चुअल इमेज होगी मेरे भाई, दिस विल बी वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि एक्चुअली नहीं ना मीट कर पाई। अगर मैं ये वाला डायग्राम इतने बनाए हैं तो ये भी बना ही देते हैं यार, इसको डेंसर में रख देते हैं। यहां से एक गई सीधा सीधा निकली, बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही। दूसरा, इस जगह पे डालता हूं रे, इस जगह पे जब मैंने रे को डाला तो यहां पर डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर है, उसको अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है। अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए पहले नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल के लिए मैं सी से ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि बाकी तुम्हें पता है इसको हमने सी से ज्वाइन किया, ये होगी नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जा रही थी इधर, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में थोड़ा और ऊपर मुड़ जाएगी, ये हो गई ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अब ये यहां आकर कहीं पर मिलेगी, ये इमेज बन जाएगी। तो यार पहले तो जो आपको सिखाया गया ना, बेसिक सी बात, कि इन रे डायग्राम्स में आपके पास स्फेरिकल सरफेस होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, वो डेंसर में भी पड़ा हुआ हो सकता है, रेयर में भी। जैसे यहां पे रेयर में पड़ा था, यहां पे डेंसर वाले में पड़ा था, यहां रेयर में पड़ा था, यहां पे डेंसर वाले में पड़ा था, वो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। इमेज बनानी है भैया, उससे दो रे निकाल दो, एक सीधा निकाल लो, पोल पे मारो, सीधा निकल जाएगी बिना मुड़े हुए। एक कहीं पे भी डाल दे सरफेस के ऊपर, उसको मोड़ने के लिए चेक करना पड़ेगा, रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर है, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, और उसके लिए नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल बनाने के लिए उसको सी से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि सी से जाती हुई रेखा हमेशा सरफेस को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए निकलती है। तो अब यही डायग्राम दोबारा लेकर आ रहा हूं भाई, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिकली। वो 5 केस बनाऊंगा मैं उसके, वो पांचों के पांचों अगर आपको बनाने आ गए होंगे यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यही दोबारा मतलब रिपीट करवाने हैं। अगर पांचों के पांचों केस बनाने आ गए तो बात खत्म, आपका पूरा स्फेरिकल सरफेस वाला टॉपिक बढ़िया से निकल जाएगा। तो जो बातें अभी हमने की रे डायग्राम बनाने के लिए, यार उन्हीं को कंपाइल कर कर अब सिस्टमेटिक वे में, भाई बहुत मजाक हो गया, अब एक सिस्टमेटिक वे में आपको डायग्राम्स बनाने सीखने पड़ेंगे बेटा। कुछ बेसिक बातें हैं। आपको पहली बात ये सिखाने की कोशिश की कि स्फेरिकल सरफेस कौन कौन से, कनकेव या कन्वेक्स। दूसरी बात, उसका पोल और सेंटर का क्या सिग्निफिकेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात आई नहीं, वो जब डिराइव करेंगे ना तब उसका यूज होगा। और दूसरा, इमेज फॉर्मेशन के लिए रे 2 चाहिए, एक हम पोल पे डाला करेंगे इन केसेस में, एक कहीं पे भी डाल देंगे और सी को ज्वाइन कर देंगे उस पॉइंट से, वहां से हमें क्या मिल जाएगा कि नॉर्मल। उसके बाद रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर का ध्यान रखते हुए हम अपने आप डायग्राम बना लेंगे। तो बेटा उन्हीं चीज़ों को जो बनाए ना, उन्हीं को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में 5 केसेस में मैं बांटता हूं। जैसे सबसे पहले कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स के 2 केस 3 केस बन जाएंगे, 3 बनेंगे।
ये मान लो कन्वेक्स का स्फेरिकल सरफेस है। अच्छा, जब भी आप डायग्राम बनाओ ना यार, तो आप, मैं तो चलो प्लेन बोर्ड पे बना रहा हूं, इसमें लाइंस नहीं लगी हुई, आप लाइन वाली कॉपी होगा आपके पास, लाइन वाली कॉपी रजिस्टर होगा, उसमें ना आप फिक्स कर लो कि आपने कितनी लाइंस यूज करनी है हर बार। उससे क्या है, आपका डायग्राम जो है ना वो एक स्टैंडर्ड साइज का हो जाएगा। आप फिक्स कर लो कि आपने 1 2 3 4 5 ही यूज करनी है यार। मतलब 1 2 3 4 5 स्पेसिंग्स ही यूज करनी है हर बार। आपके डायग्राम का साइज ही बिल्कुल आइडियल और हर बार सेम साइज का आएगा। मैं बना रहा हूं यार, कभी छोटा बन जाता है, कभी बड़ा बन जाता है, आपका कभी छोटा बड़ा नहीं होगा यार। आप डिसाइड कर लो 5 या 6, 5 से कम मत रखना, वो डायग्राम बढ़िया नहीं बनता, छोटे बन जाएंगे, बाद में एंगल भी शो करने होते हैं। 6 ले लो, वो और बढ़िया है। कम से कम 5, कम से कम 5 स्पेसिंग, 6 लाइनें बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, बीच में 1 2 3 4 5 या फिर 6, कम से कम 5 अपना फिक्स कर लो। उसी साइज का डायग्राम बनाना है हर बार यार, वो सेम साइज का ही बनेगा। आप इस पे ऐसे कर दोगे तो हर बार इसकी जो विड्थ आएगी ना वो एक स्टैंडर्ड विड्थ बन जाएगी आपकी, उसी साइज का बनेगा। तो आप डिसाइड कर लो कि हर बार 5 6 ले लो यार, मेरी तरफ से 6 ले लो, उससे क्या है एंगल वेंगल बढ़िया से बनेंगे, बाकी 5 से भी ठीक है, ठीक ही बन जाता है। तो 5 केसेस मैंने बनाने हैं। पहले केस में मैंने क्या किया कि ये लिया कन्वेक्स, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट रखने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी हमने, ऑब्जेक्ट भी तो रखना ना इधर। ये बेटा जी कन्वेक्स, ठीक है जी, ये इसका पोल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेयरर में पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर। इसका एक दूसरा केस बनाऊंगा मैं, इसमें कन्वेक्स ही है। अब डायग्राम की शेप भैया सही बना लेना तुम लोग, अब हमारी तो जो बन रही है सो बन रही है। ये कन्वेक्स हो गया, ये इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बेटा थोड़ा दूर रखा, अच्छा उससे रियल इमेज बनेगी। इसमें ऑब्जेक्ट को काफी पास कर रहा हूं, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। दिखाते कैसे। तीसरा केस कन्वेक्स का ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखेंगे। यहां ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा रेयरर में, बाहर पड़ा रेयरर में, अब ऑब्जेक्ट को किस में रखेंगे, डेंसर में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको पलटा देता हूं। जब मैंने इसको ही पलटा दिया, खैर उसी मोड में भी बन जाता, लेकिन ऐसे पलटा देने से बढ़िया रहता है, क्योंकि हमने रे हमेशा वही अपने हिसाब से हम लिखते लेफ्ट टू राइट है ना कॉपी में यार, तो रेस बनानी है, रे लेफ्ट टू राइट ही रही तो बढ़िया रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखना डेंसर में ना, लेकिन वो आएगा अभी भी किस तरफ, लेफ्ट साइड पे आएगा। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं रख दूंगा मैं, ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा हुआ है। लिखते हैं कौन कौन सा केस कौन कौन सा। तो 3 केस कन्वेक्स के बना देंगे। फिर कनकेव आ गया, ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट इन रेयर, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अगला केस फिर से कनकेव का ही बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इन डेंसर कर देते हैं। उसके लिए फिर वही पलटा देते हैं इसको, डायग्राम झुक के बनाना पड़ेगा भाई, झुकना ही पड़ेगा। ये कनकेव हो गया,
ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे यानी डेंसर में, ठीक है। यहां पे कहीं पे इसका आ जाएगा सी आ जाएगा, बात को समझो। तो ये सिचुएशन है भाई, ये 5 डायग्राम मैं बोल रहा हूं, ये 5 बेसिक से डायग्राम्स हैं, ये आ गया तो सब आ गया, समझ लेना। ओके जी। अब बेटा फर्स्ट केस को मैंने क्या लिखा, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट इन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ठीक है। ये मेरा पहला केस है। दूसरा केस है, ये पहला केस है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट इन रेयरर, रियल इमेज, यहां रियल इमेज बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, कन्वेक्स ही है, ऑब्जेक्ट इन रेयरर ही है। इमेज कैसी बनाएंगे यार, वर्चुअल इमेज बनाएंगे। चलो ये क्या है, कन्वेक्स ही है, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर है। अब यहां रियल वर्चुअल जो बन जाएगी बन जाएगी, केस तो अभी और भी बन जाएंगे, लेकिन मैंने 5 में डिवाइड कर दिया। रियल वर्चुअल का एक ही बार में बता के खत्म करेंगे। ये क्या है भाई, ये है अपना चौथा केस, कन्वेक्स, सॉरी ये कनकेव है, ऑब्जेक्ट इन रेयरर है। अब देख लेना वर्चुअल बनेगी रियल बनेगी, वहां तो स्पेशली बनवानी है। ये ऑब्जेक्ट कनकेव है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर वाला पार्ट है, रियल वर्चुअल अपने आप देखेंगे अब जो भी बनती होगी भाई, ठीक है जी। ये सबके पोल, ये सबके पोल 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 पोल, थोड़ा ध्यान देना। 5 केसेस, 5 केसेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 केस अगर बन गए तो समझ लो सब कुछ बन गया। इमेज बनाने का तो खास अब पॉइंट रहा नहीं है, ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधा चलनी है, वो निकल जाएंगी भाई सीधा सी से, ठीक है। दूसरी इसके सरफेस के ऊपर कहीं भी डाल दे, डाल दी, ये रेयर टू डेंसर जाएगी। अब रेयर टू डेंसर जाते वक्त ये डेंसर पार्ट है, वो बता दिया मैंने पहले कि ग्लास डेंसर ही मानेंगे, बाहर एयर ही है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल जब आएंगे तब कुछ भी हो सकता है, देखेंगे। रेयर टू डेंसर जा रही है टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल के लिए मुझे नॉर्मल चाहिए। अब जिस जगह पे नॉर्मल चाहिए उस पॉइंट को कहां पे ज्वाइन करना है, सी के साथ ज्वाइन करना है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना था सीधा, लेकिन जा नहीं पाएगी, ये इसको बेंड कर देगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस जगह पर जहां पे भी ये मीट करेंगी वो हो जाएगी इमेज, रियल इमेज बनी है क्योंकि मीट कर गई है। पहले भी बनाया था, अब थोड़ा आराम से प्यार से बनवा दिया, ओके। ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका नाम हमेशा अल्फा रखना। इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उसका नाम हमेशा बीटा रखना, और नॉर्मल जो बनाएगी यानी जो सी के साथ एंगल बन रहा होगा उसका नाम हमेशा और हमेशा गामा रखना। हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसका हमेशा अल्फा ही रखना भाई, ऑब्जेक्ट वाले का, इमेज वाले का हमेशा बीटा ही रखना, और सेंटर वाले का हमेशा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का गामा ही रखना, जरूरत पड़ेगी। बन गया डायग्राम, बात खत्म। बस बना के देख लो, सिर्फ देखने से तो बात चलनी बनने वाली नहीं है।
बनाने ही पड़ेंगे, बिना बनाए हुए चलेगा ही नहीं काम। लाइव क्लास में आपकी सबकी वीडियो ऑन करवा के मैंने डायग्राम साथ के साथ बनवा के क्लास में देखने हैं, तो थोड़ा रेडी रहना। केस 2, ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा पास कर दिया, इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा। इमेज बनाने के लिए एक रे तो पैरेलल निकाल दी, पैरेलल निकाल दी, पैरेलल निकाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधा पोल पे मारी, सीधा निकल गई वो तो, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस ही हो जाता होता है। दूसरी रे जहां मर्जी डाल दे यार, क्या दिक्कत है, गई। इस जगह पे क्या होगा, रे टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके लिए चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल को ऑब्टेन करना बच्चों का खेल है, सी से ज्वाइन कर दो, ऑटोमेटिकली नॉर्मल जाना था, सीधा नहीं जा पाएगी, मुड़ जाएगी। अब ये भी मुड़ी है, लेकिन ये थोड़ा पास ज़्यादा रख दी, ये मुड़ेगी तो सही, लेकिन ये अगर ज़्यादा ना मुड़े तो वर्चुअल बनवानी है मैंने, तो मैंने ज़्यादा मोड़ी नहीं, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस हिसाब से है, तो आगे तो मीट करेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको पीछे एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। हमने बोला स्केल से लाइंस लगानी है सारी। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करते हो तो यहां पे कहीं पे जाके मिलती है, वहां पर जाकर इमेज बनती है, बन गई इमेज। देख लो भाई, जो भी है आपके सामने ही है। मैंने बोला ऑब्जेक्ट वाले एंगल को हमेशा अल्फा बोलना, इमेज वाले एंगल को हमेशा बीटा बोलना, और सी वाले एंगल को हमेशा गामा बोलना। आगे मैंने कुछ डेरिवेशन वगैरह करानी है, नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा ये। चलो, मैंने बोला आराम से बनाने, तब बात बनेगी, मेरे बनाने से कोई फायदा नहीं है। इस पे आ जाओ, ये डेंसर टू रेयर है, कन्वेक्स वाला ये है तो डेंसर टू रेयर है। ऑब्जेक्ट से रे जलवानी है, एक सीधा चला दी, पी पे मारी, सीधा निकल गई, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। इमेज बनाने के लिए दूसरी भी चाहिए, क्या दिक्कत है, कहीं पे भी डाल दे यार, ये डाल दी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इमेज पहुंचा दी, सॉरी रे पहुंचा दी। अब यहां पर क्या है, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है, उसके लिए नॉर्मल चाहिए, उसके लिए उस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दे, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल बन जाएगी। ये नॉर्मल हो गई, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस बार नॉर्मल इधर से गई है, डेंसर टू रेयर है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर है उसके, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही थी ये इस दिशा में, अब मुड़ जाएगी इस दिशा में। ये बन गई इमेज, रियल बन गई यार, एक्चुअल इमेज कर गई तो रियल बन गई। बन गई तो बन गई, ऑब्जेक्ट वाला एंगल अल्फा रखूंगा, इमेज वाला एंगल बीटा रखूंगा, और ये वाला एंगल गामा रखूंगा हमेशा। तो ये भी बन गई, बना बना के देखो यार अपने आप, बिना बनाए हुए बात बननी ही नहीं है। दो रह गए, अब वो भी बन ही जाएंगे। जब इतना कुछ हो गया तो ये भी हो ही जाएगा। एक रे डाल पोल पे, पोल वाली जाएगी सीधा, दूसरी डाल दे कहीं पर भी, ये है रेयर टू डेंसर। उसके लिए चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके लिए चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल के लिए सी से ज्वाइन कर दे, सी से ज्वाइन कर दे, तो ये नॉर्मल हो गई। रेयर टू डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, नॉर्मल ऊपर है, तो जाना था इसने सीधा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में ऊपर मुड़ जाएगी, ऊपर मुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगी। ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रही है, पहली रिफ्रैक्टेड रही है, ये आगे ना जाएगी, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां बन जाएगी इमेज। थोड़ा ध्यान से बनाना, ये वाला डायग्राम क्लोज बन जाता है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा इसको। ये वाला एंगल ऑब्जेक्ट वाला अल्फा होगा, इमेज वाला बीटा होगा, सी वाला गामा होगा। सबकी जरूरत पड़ेगी, सबका टाइम आएगा, सबकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में मतलब अगले लेक्चर में।
इसको देख लो, ऑब्जेक्ट ये गई सीधे सीधे सीधे, दूसरी कहीं पे भी डाल दे, हमने डाल दी फिर इस जगह पर, ठीक है जी। अब ये जा रही है डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, उसके लिए चाहिए नॉर्मल, उसके लिए इस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दे, ये ज्वाइन कर दिया, ये नॉर्मल हो गई। अब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जा रही थी ऐसे, ये नीचे मोड़ दूं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल उठ जाएगी, ऊपर मोड़नी पड़ेगी, ऊपर मोड़ूंगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में इधर चले जाएगी, इधर चले जाएगी, तो मान लो इधर को जा रही थी, आगे तो दोनों मीट नहीं करेंगी, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये बन जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज सी, ओ वाला एंगल अल्फा, आई वाला एंगल बीटा, सी वाला एंगल गामा। तो भैया पहले ये 5 डायग्राम सीख लो, बाकी बात हमसे बाद में करना। जब बोलोगे ना कि डायग्राम बनाने आ गए, बिना देखे बन जाते हैं, बिना देखे बन जाते हैं, 2-2 3-3 बार ट्राई कर कर देख लेना, आगे की बात बाद में होगी। अब तो ट्राई करो जी इन डायग्राम्स को, बहुत जरूरी है। रे ऑप्टिक्स है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है बेटा ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तो इससे भी धांसू चीज है। फिर वो भी जब करेंगे तब पता लगेगा कि क्या चीज है। तो वो जो बच्चों वाली बातें हैं ना, मिरर मुरर, वो खत्म हो गई। अब थोड़ा काम की बातों पे आ चुके हैं हम लोग। तो इन डायग्राम्स को ट्राई करो, इसके बिना कोई गुजारा नहीं है हमारी तरफ से। तो अब आज इतना ही है, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद ज्ञापन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। काम कर आइएगा नेक्स्ट टाइम, बाय।